फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कहिए तो 71st जो पीटी होगा 2025 में, 71वीं पीटी का अभी से हम लोग तैयारी में भीड़ जाते हैं। तो अभी तक में जितना भी पीटी एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब कि फर्स्ट बार जो हुआ था, आपको मान के चलिए शायद 38 36वीं या 39 ऐसे कुछ हुआ था बीपीएससी का एग्ज़ाम। तो तभी से लेकर अभी तक, मतलब ये 71वीं इस बार होने वाला है और 70वीं हो चुका है। 70वीं यही 13 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो हम लोग आगे के दिनचर्या को देखते हुए, समय हम लोग का अभी ज़्यादा मिला हुआ, इसीलिए हम लोग तो जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक के बीपीएससी के एग्ज़ाम में, जो कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आने वाले किसी भी बिहार का एग्ज़ाम में आपको इसमें से 50 to 60% सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जो हम लोग का ये एडुटेरिया का बुक है, एडुटेरिया का निकाला हुआ बुक है बीपीएससी का, जो कि प्रीवियस ईयर बहुत ही अच्छा तरीक़ा से क्वेश्चन को सेटिंग किया हुआ है। हर एक समझे तो जैसे कि इसमें पूछा जाता है इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस, मैथ्स, सारा टॉपिक पूछा जाता है, सारा सब्जेक्ट से। तो इस बुक में खासियत ये है कि आपका जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज उसको यहाँ पे संकलन किया गया है। जैसे मान के चलिए इतिहास पूछा जाता है बीपीएससी में, तो इतिहास के क्वेश्चन को एक जगह स्टोर कर दिया गया है। जैसे इतिहास में 3 पार्ट है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत जो है। इसमें हर एक काल के अनुसार क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जो कि हम सबसे पहले इसमें देखते हैं। इतिहास से स्टार्ट करेंगे, जो कि इतिहास से कम 35 से 40 क्वेश्चन हम लोग का रहता है बीपीएससी में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इतिहास। तो बीपीएससी ये जो भी हम करवाएंगे, ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो अभी तक का प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, सारा क्वेश्चन वही है। इसमें कोई भी क्वेश्चन दूसरी जगह से नहीं लेगा, सिर्फ बीपीएससी का जो क्वेश्चन है वही पूछा गया क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इतिहास का पहला है एंशिएंट भारत, एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और दूसरे को भी बताइए। घर बैठे मान के चलिए आपके पास बुक नहीं है, आपके पास समय नहीं है, अगर आप अभी पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं जा रहे हैं, एयरफोन लगा लेते हैं, उसको आप या तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं या सुन भी सकते हैं। सुन के मान के चलिए कोई काम ही कर रहे हैं, काम करते करते भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप लोग देखिए, ये फर्स्ट है हम लोग का। मान के चलिए यहाँ पे देखिए भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 68वीं तक का मेरे पास उपलब्ध है, इसको ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद 69वीं का और 70वीं का जो एग्ज़ाम है वो भी हम करवा देंगे लास्ट में क्वेश्चन। तो आज से हम लोग ये प्रीवियस ईयर में हम भारतीय इतिहास स्टार्ट करते हैं, भारतीय इतिहास ख़त्म हो जाएगा। भारतीय इतिहास ख़त्म होने के बाद हम तब बिहार विशेष पे चलेंगे, जो कि सेकेंड तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास में, तो पहला जो काल है प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत का इसमें हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। जो बच जाएगा वो नेक्स्ट करके इसको ख़त्म कर देंगे प्राचीन भारत को। तो हम लोग पहला क्वेश्चन आज के देखिए, बोला गया है प्राचीन भारत। समय कम होने के कारण हम यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर सीधा डायरेक्ट पढ़ेंगे, और आप लोग देखिए कैसे क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका डिस्कशन इसका जो है क्या गया, व्याख्या क्या गया है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन साम्राज्य को अनर्थ कहा गया है। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित था। चोल साम्राज्य गोदावरी नदी के दक्षिण भाग में स्थित था। क्वेश्चन नंबर, हम लोग दूसरा पे जाते हैं। दूसरा में दिया गया है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था?
भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इसका भी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर ये चार ऑप्शन में से दिया गया है। तो इसका आंसर होगा भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रारंभ हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्यों में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 1500 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। कम से कम 1500 ईसा पूर्व तक का इस ऑप्शन में 1500 ईसा पूर्व नहीं दिया गया है, इसीलिए हम इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन मार देंगे। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा रुद्रदामन। रुद्रदामन ने किया था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि संस्कृत का सर्वप्राचीन शिलालेख है, जिसमें सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय के निर्माण की जानकारी दी गई है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में उसके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का प्रथम बार मरम्मत रुद्रदामन ने तथा दूसरी बार स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का पहला बार जो मरम्मत है रुद्रदामन ने और दूसरा बार स्कंदगुप्त ने करवाया था। और 4 नंबर है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये है गुप्तकाल कला जो है वही अवशेष है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा गुप्त कला में देखिए इसका जो व्याख्या किया गया है यहाँ पे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, तथा इलाहाबाद में अवस्थित गढ़वा मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। भारत में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल में से माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में मंदिर निर्माण की 3 कला शैली प्रचलित थी। पहला है नागर शैली, उत्तर भारत हिमालय से विंध्याचल तक। सेकंड है द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत कृष्ण नदी से कन्याकुमारी तक। तीसरा है बेसर शैली, मध्य भारत से विंध्याचल से कृष्णा नदी तक। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी बिहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी, तथा पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी बिहार की स्थापना धर्मपाल ने किया था, तथा पाल वंश संस्थापक गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। ये 68वीं का हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग 67वीं पे चल रहे हैं। 67वीं में पहला बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया था, तो उसका री एग्ज़ाम हुआ था। री एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है 6 नंबर में, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में, जिसको कि राजगीर बोला जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, जिसमें कि सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में और महाकश्यप के शासनकाल में। और दूसरा हुआ था वैशाली में, हुआ था राजगृह वैशाली में और कालाशोक के शासनकाल में और 383 ईसा पूर्व में और सवाकामी के अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र तीस के इसका अध्यक्षता किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में ईस्वी की प्रथम शताब्दी। वसुमित्र अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष था। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? किस, ये शायद होना चाहिए चंद्रगुप्त, ये होना, इसका ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर सत्ता हासिल की थी। विरासत में एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने पड़ोसी क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ाकर अपने पिता समुद्रगुप्त की नीति को जारी रखा। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, शासनकाल 380 से 415 ईस्वी। इनके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला, स्थापत्य, साहित्य इत्यादि का अभूतपूर्व विकास हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री
फाहियान भारत आया था। वह समुद्रगुप्त का पुत्र और चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम का मतलब पोता था चंद्रगुप्त द्वितीय। साक्षी अभिलेख में उसे देवराज और प्रवरसेन कहा गया। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया। चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उसके दरबार में नवरत्न निवास किया करते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरि प्रमुख थे। और 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी। पुष्यभूति वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। गुप्तों के बाद उत्तर भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना उन्होंने ही की थी। इस वंश का उदय हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। वानभट्ट ने हर्षचरित्र में पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक बताया है। इसके अलावा वानभट्ट के अन्य लेख कादम्बरी, चंडी शतक है। और 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था कुषाण। तो कुषाण पार्थियनों के रोम से संबंध अच्छे नहीं थे, इसीलिए चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों में मधुर संबंध बनाने पड़े। यह व्यापार महान सिल्क मार्ग तथा रेशम मार्ग में संपन्न होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के बीच मधुर संबंध का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इडथेरियन सी नामक पुस्तक में मिलता है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसका जीवक था। जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में था। देखिए इसका जो डिस्कशन दिया गया, डिस्कशन आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्या कि ये एक डिस्कशन पढ़ने से बहुत सारा क्वेश्चन जो ये साफ हो जाता है। मतलब इसमें आप 1-2 क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन के साथ उसका व्याख्या जो क्या है, व्याख्या को जरूर से जरूर आप लोग सुनिए। तो देखिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में था। अवंतीराज चंड प्रगोत से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रगोत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। चंड प्रगोत के पीलिया नाम रोग का इलाज जीवक ने ही किया था। अब आते हैं हम लोग 67वीं का जो कैंसिल एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन देखिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? इसमें देखिए लोथल है हड़प्पाकालीन स्थल, पहला ऑप्शन है, यही गुजरात में था। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे खंबात की खाड़ी के निकट लोथल अवस्थित है। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। यहाँ से प्रसिद्ध गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा चावल, फारस की मुहर, हाथी दांत, चक्की, अग्नि के भी साक्ष्य मिले हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये में विजयालय। चोल वंश संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने 8वीं शताब्दी में की थी। चोलों की राजधानी तंजौर थी। चोल काल की नटराज मूर्ति एवं स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अति प्रसिद्ध थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसका ऑप्शन नंबर 2 है। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था यहाँ पे आपको राजगृह में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप के समय में हुआ था। तो इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व के तत्काल बाद राजगृह के सतपर्णी गुफा में अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसके अध्यक्षता महाकश्यप नामक आचार्य ने की थी। और यहाँ देखिए सारा चारों संगीति दिया हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में कालाशोक के शासनकाल 387 ईसा पूर्व में सावाकामी की अध्यक्षता में। और तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्तिस के समय में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में वसुमित्र की अध्यक्षता में। और 14 नंबर क्वेश्चन है, किराता जुर्नियम पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है भारवी। किराता जुर्नियम
किरात वेशधारी शिव और अर्जुन की कथा नामक महाकाव्य की रचना महाकवि भारवी ने की थी, जिन्होंने इसमें 18 सर्ग अध्याय है। भारवी 6वीं शताब्दी संस्कृत के महान कवि है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इसमें है ऑप्शन होगा हम लोग का ए नंबर होगा कालीबंगन। कालीबंगन में जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। उन्होंने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नगर को खोजा था, और जो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा कालीबंगन से ऊँट, चना, सरसों, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जैन धर्म से। त्रिरत्न हो गया तो जैन धर्म से है। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। इन 3 को सम्मिलित रूप से त्रिरत्न या रत्न त्रय भी कहा जाता है। ये त्रिरत्न आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी तथा इसके वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में आइए। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन इसका जैन धर्म है, और 17 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के समय हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का देखिए, फर्स्ट तृतीय हुआ था अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में पहला हुआ था, और सेकंड हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, चौथा हुआ कनिष्क के शासनकाल में। तो कनिष्क के शासनकाल में ये चौथा हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। इस संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इस संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था। देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैशेषिक परमाणु दर्शन का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन में कणाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्याय दर्शन का संबंध गौतम से है, वही सांख्य दर्शन का संबंध कपिल मुनि से है। वैशेषिक दर्शन एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। इस दर्शन में समस्त अर्थ तत्व को 6 भागों में बांटा गया है: द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष और समवाय। और देखिए, अब 19 नंबर को 66वीं एग्जाम का देखिए, 66वीं में मेरी एग्जाम हुआ था। तो इसका है 19 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो सी में हम लोग इसका सही आंसर होगा नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी के घाटी के हथनोड़ा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। पुस्तक नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी के निकट प्राप्त मानव खोपड़ी को 5 से 6 लाख पुराने जीवाश्म के उल्लिखित रूप में किया गया है। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य इसी नदी घाटी के किनारे सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। अब देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के समय की गई थी। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्ष मतलब 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इस वंश के सबसे प्रतापी सम्राट अशोक थे, जिनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महान बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? किस में प्राप्त होती है? तो ये नंबर क्वेश्चन इसका सही होगा। ये
बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गंधार शैली में प्राप्त होती है, गंधार शैली। बुद्ध की प्राचीन मूर्ति का निर्माण गंधार कला शैली के अंतर्गत हुआ है। गंधार कला शैली को हिंदी यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। गंधार कला शैली की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन थी। कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली का अधिक विकास हुआ। भरहुत तथा सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गंधार कला के उदाहरण है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर है, देखिए किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन? देखिए पिछला क्वेश्चन जो था, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो गंधार शैली होगा। और 22 नंबर है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसमें है आपको, देखिए इसका ऑप्शन है ई नंबर सही होगा। मतलब कलिंग विजय का वर्णन ना ही जूनागढ़ में, आवासकी में नहीं है, रुद्रदामन में भी, हाथी गुम्फा में नहीं है। सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसका आखिरी विजय थी। यह युद्ध 67 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार का रास्ता अपनाया एवं वह युद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। और 23 नंबर देखिए, 23 नंबर होगा 13वें शिलालेख इसका होगा। 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी सही होगा, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी। तो इसका व्याख्या है, अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया है। अशोक का नाम अशोक केवल लघु शिलालेखों में मिला है। अन्य सभी अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी, देवों का प्यारा की उपाधि के रूप में अंकित किया गया है। जोसेफ प्रिंसेप ने सर्वप्रथम देवनाम प्रियदर्शी को अशोक के रूप में पहचाना था। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? गुप्त काल की बात है, तो गुप्त काल में देखिए ऑप्शन नंबर ई, सुश्रुत, शूद्रक, सोनल, सोमिल। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध औषधि के विद्वान धन्वंतरी थे। विकल्प में दिए गए नामों में केवल सुश्रुत, आयुर्वेदाचार्य थे, लेकिन इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक या सर्जरी का पिता माना जाता है। तो यहाँ सुश्रुत तो होगा ही। उसके बाद यहाँ गुप्त काल की बात है ना, सुश्रुत होगा। उसके बाद विकल्प में धन्वंतरी थे, यहाँ केवल सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य थे। यहाँ पर सिर्फ सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य थे, बाद बाकी सभी गुप्त काल के थे। तो ये सारा होगा, सोमिल होगा, सोनक होगा, शूद्रक होगा। 3 ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 में निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं, तो खरोष्ठी लिपि होती है जो कि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि प्राचीन भारतीय लिपि थी जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। यह लिपि भारत के पश्चिमोत्तर गंधार क्षेत्र भाग में प्रचलित थी। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में अशोक के शिलालेखों पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। और इसका जो है 65वीं बीपीएससी का लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति शहर का ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार किया जाता था। पश्चिम तट के बंदरगाह भरोच से पश्चिम एशिया से व्यापार किया जाता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह वर्तमान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। तो 65वीं बीपीएससी का ये आज हम लोग 26 क्वेश्चन किए, और आने वाले सेशन में भी हम लोग ऐसे 25, 30 या 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो से हमेशा बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। तो और बीपीएससी का ये प्रीवियस ईयर का पहला ये सेशन है। तो अगर लगातार करते हैं तो 71वीं बीपीएससी का जो पीटी आने वाला है उसमें इस जो हम करवाएंगे इससे कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन तो ज़रूर ही सेम टू सेम मिल ही जाएगा। और इसी बेस पे अगर आपका व्याख्या बढ़िया से पढ़ते हैं आप लोग
व्याख्या से ही क्वेश्चन निकलने का चांस ज़्यादा है। तो आप लोग ऐसे बने रहिए। इडुटेरिया का ये 68वीं बीपीएससी से लेकर 65वीं बीपीएससी तक का एंशिएंट भारत का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी तक मैं करवा दिया, और इसमें लमसम में 70-80 क्वेश्चन बचा हुआ, वो भी करवा के ख़त्म ही कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा इसको ख़त्म कर देंगे एंशिएंट हिस्ट्री को। का वीडियो भी लंबा हो गया है, तो इसीलिए थैंक यू गाइस।